Hello everyone, welcome to the channel सरल सीखो. I hope you all are doing absolutely great and fine. So आज हम लेके आए हैं आपकी जो न्यू कावेरी बुक है क्लास 9 की, जो न्यू NCERT आई है अभी इसी ईयर में 2026-27 वाला बैच जो है, उसमें जो NCERT की बुक का नाम है कावेरी और उसका हमने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर लिया है, ग्रैंड मदर वाला. ठीक है, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, वो वाला चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं. अगर आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा है तो आप प्रीवियस वीडियोस में पढ़ सकते हैं. इस चैनल पे ही अपलोडेड है. अब हमारी जो न्यू बुक आई है एनसीईआरटी की, उसमें क्या है ना, हर एक चैप्टर है, उसके कॉरस्पॉन्डिंगली एक पोम है. एक चैप्टर है देन पोम है, एक चैप्टर है पोम है. तो वैसे ही जो हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसके ही नेक्स्ट जो कॉरस्पॉन्डिंग एक पोम है जिसका नाम है भारत आयरलैंड. ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा पैट्रियोटिक पोम है. और दूसरी बात ये हमें बताती है कि मतलब ये हमें एक्चुअली ना, आप ये पोम पढ़ने के बाद आपको ये लगेगा, आपको प्राउड फील होगा कि आप कितने ऑस्पिशियस कंट्री में आपने बर्थ लिया है. कि मतलब इसके पास इंडिया के पास इतना कुछ है दैट इज अनबिलीवेबल, राइट. तो ये हमारे जो फर्स्ट पोएम है, आप ये समझ लीजिए इस क्लास की, भारत आयरलैंड. सो आप सब जानते हैं इंडिया का जो दूसरा नाम है उसे हम क्या बोलते हैं, भारत बोलते हैं. बहुत सारे नाम है, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया तो है ही. तो वो ही उस धरती के बारे में, जो भारत की ऑस्पिशियस धरती है, उसके बारे में हम इस पोएम में पढ़ने वाले हैं. ये पोएम लिखी किसने है, सुब्रमण्या भारती. ठीक है, इसके पोइट कौन है, सुब्रमण्या भारती इस पोम के. ठीक है, आगे अब हम बढ़ते हैं. तो सबसे पहले आपने देखा होगा जो भी आपकी बुक है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो अभी हम दिखाएंगे PDF NCERT का. तो उसमें हमेशा ऐसा होगा कि आप जो पोम या कोई भी टेक्स्ट पढ़ेंगे ना आगे, उससे रिलेटेड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस होंगे, उस चैप्टर से रिलेटेड और उस टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस होंगे. सेकेंडली, उस टेक्स्ट में जितने भी हार्ड वर्ड्स हैं उनका यूज हम पहले ही देख लेंगे, ताकि फिर हमें जब हम उन चैप्टर्स को पढ़ेंगे ना तो हमें इजी मतलब समझ में आ जाएगा. तो ये बहुत अच्छी चीज है आपकी न्यू बुक में जो हुई है, कि जो भी हमें हार्ड चीजें लगती हैं दूसरे चैप्टर का ओवरव्यू वो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझ रहे हैं. तो ये बहुत ही बहुत ही अच्छा, एकदम इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है कि रिकॉल द लाइन्स ऑफ नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर मेंशन्ड इन इट. तो क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में कि आप सब जानते हैं, हम सब लोगों ने स्कूल में तो एटलीस्ट हम डेली रेगुलर बेसिस पे नेशनल एंथम करते हैं. ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स में असेंबली होती है तो उसमें नेशनल एंथम होता है और होना भी चाहिए. और जब हम स्कूल की रेगुलर स्कूल जाते हैं तो हम रेगुलर नेशनल एंथम करते हैं. तो पहली बात तो इसमें फर्स्ट चीज क्या है कि हम बहुत सारे जो लोग हैं वो नेशनल एंथम के जो लिरिक्स हैं वो बहुत ज्यादा गलत गाते हैं. तो पहला हमारी तरफ से एक टास्क है कि आप एक बार गूगल पे सर्च करिए जो करेक्ट नेशनल एंथम के लिरिक्स हैं, और फिर आपको पता चलेगा कि आप कितनी मिस्टेक्स करते हैं. अच्छा, अब क्वेश्चन पे आते हैं. तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि जितने भी हमारे नेशनल एंथम में जितने भी स्टेट्स का नाम आता है, जितनी भी माउंटेन रेंजेस का नाम आता है, जितनी भी रिवर्स का नाम आता है, उनको यहाँ पे मेंशन करना है. तो देखो ये हमने करके दिया आपको, पर एक बार आप खुद रिकॉल करना पहले. तो नेशनल एंथम में कुछ 8 स्टेट्स का नाम आता है, स्टेट्स और प्रोविंसेस मतलब स्टेट्स, और 2 माउंटेन रेंजेस का नाम आता है और 2 रिवर्स का नाम आता है. फटाफट से देख लेते हैं वो कौन कौन सी हैं. तो अगर हम स्टेट्स की बात करें, जो स्टेट्स का नाम हमारे नेशनल एंथम में आता है वो है, सबसे पहली तो है पंजाब. यू ऑल नो पंजाब है, एक स्टेट है हमारे इंडिया का. उसके बाद सिंध. अच्छा, सिंध जो बहुत सारे लोग नहीं भी जानते होंगे, तो पहले क्या होता था, एक सिविलाइजेशन था बेसिकली, इंडस वैली सिविलाइजेशन. उसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हमारा जो इंडिया है उसके पास आसपास जब डेवलपमेंट शुरू हुआ, ह्यूमंस आए, रहने लगे, बसे वहां पे, चीजों का डेवलपमेंट किया, तो उसको उस पूरे के पूरे प्रोसेस को जब तक वो जो ह्यूमंस हैं वो आके रहने लगे हमारे इंडिया के आसपास, उस पूरे प्रोसेस को हम मान लो सिविलाइजेशन बोल देते हैं. कि कैसे बिल्कुल जब जानवर होते थे, फिर वहां से इंसान, फिर पेड़ पौधे, इन सब का ये सब चीजें आई. ठीक है, तो उस पूरे प्रोसेस को हम सिविलाइजेशन बोलते थे. तो हमारे इंडिया में भी
एक सिविलाइजेशन माना जाता है, बहुत ही फेमस है, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में सिंधु घाटी सभ्यता। ठीक है, इसीलिए ये एक एरिया है सिंध नाम का, जहां पे वो इंडस वैली सिविलाइजेशन चला सबसे पहले, और मतलब लोग आके रहने लगे। पर अब ये जो एरिया है, मतलब मेजर हमारे इंडिया में भी इसका कुछ पार्ट है, जैसे कि गुजरात भी है, महाराष्ट्र में भी कुछ जगह है, भोपाल वो मध्य प्रदेश में भी है, पर जो इसका मेजर जो पार्ट है वो पाकिस्तान के पास है, और सिंध उसमें से ही एक एरिया है। सिंध इंडस वैली सिविलाइजेशन का पार्ट है, पर करंट डेट्स में वो पाकिस्तान के अंडर में आता है। ठीक है, तो पंजाब एंड सिंध हो गया। उसके बाद हम पढ़ते गुजरात। गुजरात इज वन ऑफ द स्टेट ऑफ द इंडिया। ठीक है, उसके बाद मराठा, तो महाराष्ट्र। देखो आप लिरिक्स याद करो, हम लोग पढ़ते हैं पंजाब सिंध गुजरात मराठा। ठीक है, तो मराठा रेफर्स हेयर फॉर स्टैंड्स हेयर फॉर महाराष्ट्र। ओके, द्रविड़ा क्या होता है, जितना भी हमारा जो, जैसे ये हमारा इंडिया का मैप है, ठीक है, अब जितना भी साउथ वाला रीजन है ना, उसे हमने क्या बोल दिया, द्रविड़ा। उसके बाद उत्कल, उत्कल हमने बोला है उड़ीसा वाला एरिया। ठीक है, जितना भी उड़ीसा वाला एरिया है उसको हमने बोल दिया उत्कल, और बंगा यानी कि बंगाल। ठीक है, तो हमने, आप रिकॉल करिए, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा। ठीक है, उसके बाद हम कंटिन्यूशन में ही जब हम नेशनल एंथम गाते हैं तो क्या बोलते हैं, विंध्य और हिमाचल। ठीक है, विंध्य हिमाचल। ओके, तो ये माउंटेन रेंजेस हैं हमारे जो इंडिया में। माउंटेन, एक माउंटेन नहीं, सिर्फ पूरी की पूरी माउंटेन रेंजेस बनी गई हैं। तो विंध्य यहाँ पे हमारे पास माउंटेन रेंजेस आती है थोड़ा सा मिडिल ऑफ इंडिया से नीचे, और हिमाचल आप सब जानते हैं नॉर्थ में हिमाचल है। ओके, उसके बाद रिवर्स के कौन कौन से नाम है, तो गंगा एंड यमुना, ये सब जानते हैं। गंगा जो नॉर्थ वाली जो पूरा बहुत लार्ज एरिया गंगा कवर करती है, और यमुना, ठीक है, जो हमारा जो सेवन सिस्टर्स वाला एरिया है, सॉरी यमुना गंगा में ही आके मर्ज हो जाती है। सेवन सिस्टर्स में तो ब्रह्मपुत्र आती है, सॉरी माय बैड। तो हम कैसे पढ़ते हैं नेशनल एंथम, रिकॉल करो, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, देन विंध्य हिमाचल यमुना गंगा। ओके, तो ऐसे हम जितने भी नेशनल एंथम में जितने भी स्टेट्स हैं, माउंटेन रेंजेस हैं और रिवर्स हैं, यहाँ पे हमें लिखनी है। ये आपको देखो टास्क खुद करना चाहिए, पर अगर आपसे कुछ रह जाती है, जैसे बहुत सारे लोगों को द्रविड़ा नहीं पता होगा, उत्कल नहीं पता होगा, तो मतलब आप लोगों को पता नहीं होगा कि स्टेट्स के नाम है, तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। क्लियर? अब 3 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है, हमारे चैप्टर से स्टार्ट होने से पहले ही 3 क्वेश्चंस हैं, तो एक क्वेश्चन हमने कर लिया है। सेकंड क्वेश्चन देखो, जब हम जो हमारा नेशनल एंथम है, राष्ट्रगान है, उसमें हम जया हे बोलते हैं। लास्ट की जो 2 लाइन्स होती है क्या बोलते हैं, जया हे जया हे जया हे। तो इसका मतलब क्या होता है, तो जया हे का मतलब, यही पूछ रहे हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका आंसर है, जया हे का मतलब होता है इंडिया ऑलवेज रिमेन ग्रेट एंड विक्टोरियस। तो इसका मतलब क्या है कि जो इंडिया की लैंड है, जो भारत माता है, जो पूरी की पूरी कंट्री है, ये हमेशा जीतती आई है, और ये हमेशा ही जीतेगी। जया हे का मतलब है हमेशा जीतने वाला, मतलब हमेशा हम प्रे कर रहे हैं ऐसा कि हमारी कंट्री, हम ये बात नहीं कर रहे कि किसी के साथ वॉर हो तो जीते, चाहे कोई किसी भी एरिया में, इकोनॉमिकल, एजुकेशन और जितना भी सोशल, सारे एरिया में हमारी कंट्री और सारी कंट्रीज से कॉम्पीट करने के लिए हो, मतलब हम अच्छे लेवल पे रहें। तो ये जया है क्या एक्सप्रेस करता है, हम लव, प्राइड, रिस्पेक्ट, जो हमारे अंदर प्यार है, जो हमारे अंदर प्राइड मूवमेंट है कि हम इंडियन है, और जो हमारे अंदर रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स आवर कंट्री, वो शो करता है कौन, जया है जो लाइन आती है नेशनल एंथम में, वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो हमने पहले जो चैप्टर पढ़ा था, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो पहले उसमें भी क्या हुआ था, हमारे पास एक क्वेश्चन ऐसा आया था जिसमें उस चैप्टर के जितने भी हार्ड वर्ड्स थे वो उस क्वेश्चन में दिए हुए थे। सिमिलरली ये क्वेश्चन है कि जो अभी हम पोम पढ़ेंगे उसमें जितने भी हार्ड वर्ड्स होंगे ना, वो इस क्वेश्चन में दिए गए हैं। अभी हम यहाँ पे भी समझेंगे उसका मीनिंग, उसके बाद जो पोम हम पढ़ेंगे उसमें भी समझेंगे। तो देखो हमें इसमें क्या करना है, हमें एक सेंटेंस गिवन है और उसके 4 ऑप्शन गिवन है। अब देखो ये जो सेंटेंस गिवन है, इसमें कोई एक ऐसा वर्ड हुआ जिसपे अंडरलाइन है, उस अंडरलाइन वर्ड को देख के जो इन तीनों में से सबसे डिफरेंट मीनिंग जिसका होता है वो लिखना है। अगर आपको समझ नहीं है, आप देखो फर्स्ट सेंटेंस हमें गिवन है, शी इज पियरलेस, ठीक है, लेट्स प्रेज हर।
ये सेंटेंस है तो, और अंडरलाइन किस पे कर रहा हुआ है, पियरलेस पे। तो पियरलेस का मतलब क्या होगा, देखो वैल्यूएबल होगा, इनकम्पेरेबल होगा या अनमैच्ड होगा। तो पियरलेस का मतलब बच्चे होता है इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड। पियरलेस का मतलब इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड होता है, जिसका मतलब कोई ऐसी चीज जिसकी तुलना नहीं करी जा सकती, मतलब वो इतनी अच्छी, इतनी ऑस्पिशियस है कि उसको किसी के साथ कंपेयर ही नहीं करा जा सकता। तो वो कौन है, हमारी भारत माता, ठीक है। हमारी जो कंट्री है वो पियरलेस है, ठीक है, किसी के साथ उसका मैच नहीं है, किसी के साथ हम उसे कंपेयर नहीं कर सकते। तो इसका जो सिनोनिम है पियरलेस का, वो इनकम्पेरेबल और अनमैच्ड है, और रॉन्ग वर्ड कौन सा है, वैल्यूएबल है। जितने भी रॉन्ग वर्ड्स यानी कि जो आंसर्स है वो हमने अलग कलर से हाईलाइट करे हुए हैं। नेक्स्ट लाइन है, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। सेज क्या होता है, जो साधु महात्मा होते हैं वो। तो बहुत सारे जो साधु महात्मा और जो ब्रेव लोग हैं, उन्होंने इस लैंड के लिए, जो हमारी कंट्री की जो कंट्री के लिए इतना सेक्रीफाइस करा है, ठीक है। तो सेंटिफाइड का मतलब क्या होता है, ब्लेस्ड, प्योरिफाइड। सेंटिफाइड का मतलब क्या होता है कि ब्लेस्ड और प्योरिफाइड है, प्योरिफाइड। बहुत सारे जो साधु महात्मा है, उन्होंने हमारी लैंड को ब्लेस्ड करा, यानी कि प्योरिफाई करा है। अपनी जितनी भी उनके पास जो एनर्जीज थी, जो स्पेशल पावर्स थी, उससे हमारी लैंड को उन्होंने क्या करा है, प्योरिफाई करा है। मतलब ऐसा नहीं होता कि पूरा ऐसे छिड़क के उन्होंने अपनी शक्तियां जितनी भी उनके अंदर थी वो दे के हमारी लैंड को, पूरी की पूरी कंट्री को प्योरीफाई कर दिया। तो इसका जो सेंटिफाइड था वर्ड, सेंटिफाइड का सिनोनिम यानी कि सिनोनिम क्या है, ब्लेस्ड और प्योरिफाइड। और रॉन्ग वर्ड क्या है, अपलॉडेड। अपलॉडेड मतलब होता है किसी की तारीफ करना। हम बोलते हैं ना, गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉज, तो वही ताली बजाना है, तारीफ करना, अप्रिशिएट करना बेसिकली। थर्ड वर्ड है, एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड। देखो हेयर ऑल ऑस्पिशियस पे अंडरलाइन है। ऑस्पिशियस का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा शगुन वाली जो चीज होती है ना, मतलब शुभ, वो होता है ऑस्पिशियस का मतलब। तो ऑस्पिशियस का मतलब फॉर्चुनेट भी होता है, फेवरेबल भी होता है। फॉर्चुनेट भी वही होता है कि हमारे लिए बहुत शुभ, बहुत भाग्यशाली वाला काम हुआ है। फेवरेबल भी वही होता है। तो इसका गलत मीनिंग क्या हो गया, फैंटास्टिक। फैंटास्टिक का इससे कोई लेना देना नहीं है। नाउ ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत एंशियंट टाइम। तो हॉरी एंटिक्विटी का मतलब क्या होता है, बहुत पुराना, ठीक है। बहुत हॉर एंटिक्विटी का मतलब बहुत ज्यादा टाइम पुरानी बात कर रहे हैं हम। तो ये बोल रहे हैं इस भारत, तो बहुत पुराना है भारत, मतलब बहुत ज्यादा पुराना। तो इसका मतलब एंशियंट टाइम, यस बहुत ज्यादा पुराना है। टाइम इममेमोरियल, मतलब इतना पुराना है कि हमें याद भी नहीं। इममेमोरियल, तो यस ये भी इसका मतलब है। तो रीसेंट पास्ट, रीसेंट मतलब अभी अभी का, तो ऐसा तो है नहीं हमारा इंडिया। बहुत ज्यादा पुराना है, मतलब सदियों से इसकी लेगेसी चली आ रही है। तो इसका जो रॉन्ग वर्ड हो गया वो हो गया रीसेंट पास्ट, ठीक है। तो एक मिनट ये रब कर देते हैं ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए। जो क्वेश्चंस, जो वर्ड अंडरलाइन थे इस क्वेश्चन में, बेसिकली उनका जो ऑपोजिट मीनिंग था हमने वो लिखा है यहाँ पे, ठीक है। मतलब जो उनके साथ रिलेट नहीं कर रहा था वो लिखा है। तो जैसे पियरलेस अंडरलाइन था, तो उससे कौन रिलेट नहीं कर रहा है, वैल्यूएबल। सेंटिफाइड से कौन, अपलॉडेड नहीं कर रहा। और स्पीशियस और फैंटास्टिक का कोई लेना देना नहीं है। हॉरी एंटिक्विटी और रिसेंट पास्ट का भी कोई लेना देना नहीं है। क्लियर। नाउ मूविंग ऑन। अब देखो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आगे पहले हम देखते हैं जो हमारा टेक्स्ट है ना, जो बुक में पोम है वो देख लेते हैं हम, ठीक है। यस तो फटाफट से देखिए, हमारी ये पोम है भारत आर लैंड। इससे पहले ये जो हमारा जो प्रीवियस चैप्टर है वो है, उसके ही तुरंत बाद क्या आता है, एक पोम आती है भारत आर लैंड, ठीक है। तो जिसमें हमने बताया था कि ये 3 क्वेश्चन होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, ये तीनों क्वेश्चंस ही हम कर चुके हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपनी पोम पढ़ते हैं, ठीक है। रीडिंग फॉर एप्रिसिएशन। देखो क्या होता है, फर्स्ट लाइन से एक एक लाइन डिकोड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द माइटी हिमावंत इज आर्स, देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ। देखो इस चैप्टर में क्या हो रहा है ना, कि हम हर एक जो हमारा बेसिकली इंडिया के जितने भी फिजिकल फीचर्स है ना, उनकी तारीफ कर रहे हैं कि हम कितने ब्लेस्ड है कि इतने
खूबसूरत फिजिकल फीचर्स हम इंडिया के पास है और उस कंट्री में हम रहते हैं। तो देखो, द माइटी हिमावंत इज आर्स। तो हिमावंत का मतलब यहाँ पे है हिमालयाज। तो बहुत बड़े हैं हिमालयाज, आप सबको पता है कितनी रेंज तक फैले हुए हैं, ये भी आप सब जानते हैं। तो जो हिमालय है वो बहुत ही बड़ा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन द अर्थ। उनके जितना माइटी, शक्तिशाली और बड़ा चीज कोई भी नहीं है जो, और वो हिमालयस है कहाँ, हमारे इंडिया में है। और ये जो हिमालयस है ये सिर्फ मतलब देखने में भी तो बहुत सुंदर है ही, बाकी जो बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है ना, जैसे बाहर की हवाएं जो हमारी कंट्रीज में आने की कोशिश करती है और जिसकी वजह से हमें बहुत नुकसान भी हो सकता है, उनकी वजह से भी ये हिमालयाज हमें बचाते हैं। बेसिकली ये हिमालयाज ना हमारे लिए एज अ बैरियर का काम करते हैं, ये एक प्रोटेक्शन है। जैसे इंडिया शुरू होता है, मतलब नॉर्थ से अगर हम देखेंगे तो पहले ही हिमालयाज खड़े होते हैं, तो ये ऐसा फील होता है कि हमारे प्रोटेक्शन के लिए नेचर ने हमें खुद से ही बना के दिए हो। अच्छा, सेकेंड देखो क्या है, द जेनरस गंगा। नेक्स्ट हमने कौन से फिजिकल फीचर की बात करी, गंगा की। तो जेनरस यानी कि बहुत ही प्यारी सी, एकदम शांत प्रिय जो एक नदी है, जो एक हॉली रिवर है। बेसिकली हम बहुत ज्यादा मानते भी हैं गंगा को, और एक तरह से हम अपनी मतलब जो माता होती है उनकी तरह उनकी पूजा करते हैं। तो वो भी हमारे इंडिया में है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस। मतलब उनके जितना जो ग्रेस है, वो जितनी ब्यूटीफुल है, जितने ग्रेसफुली वो फ्लो करती है ना, ऐसी रिवर कोई भी नहीं है। और वो ऐसी इतनी ग्रेसफुल रिवर कहाँ है, हमारी कंट्री में है। ठीक है, तो अब ये गंगा की बात हम इतनी तारीफ करते हैं गंगा की, पर जब आप एक्चुअल में देखने जाएंगे ना कि जहाँ पे सब गंगा जी बहती हैं, वहां पे लोगों ने इतना रिवर को, उस इतनी हॉली रिवर को इतना गंदा कर दिया है बिकॉज ऑफ सो मेनी प्रैक्टिसेस एंड रिचुअल्स। वो उनके भी अलग मतलब हम सब जानते हैं कि वो भी चीजें करनी चाहिए, पर हमें उसका ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वजह से कि हम अपनी इतनी बड़ी जो हमारी ब्लेसिंग, मान लो गंगा हमारी कंट्री में होना इज अ ब्लेसिंग, उसको हम खराब करने पे लगे हैं बिकॉज ऑफ द रिचुअल्स एंड प्रैक्टिसेस। तो हमें वो भी रोकना चाहिए कि नदियों को, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स चल रहे हैं जिनके अंदर नदियां गंदे होने से बचाई जा रही है। तो हमें भी जब भी हम वहां जाते हैं तो प्लीज हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ओके, आगे पढ़ते हैं। द सैक्रेड उपनिषद्स आर आर्स, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम। देखो, उपनिषद का मतलब है सैक्रेड, यानी बहुत ज्यादा पावन और पवित्र। तो उपनिषद का मतलब क्या होता है, जो एंशिएंट टाइम में जो हमें एंशिएंट टाइम में जो टीचिंग्स दी जाती थी, ठीक है, हमारे यहाँ पे इंडिया में जो एंशिएंट टाइम में टीचिंग्स दी जाती थी। टीचिंग्स किस पे, लाइफ पे, करियर पे, और जो भी मतलब उस टाइम पे सब्जेक्ट्स होते थे उस पे जो टीचिंग्स दी जाती थी उसे ही हम बोलते हैं उपनिषद। ठीक है, जैसे ये एक तरीके से जैसे हम बोलते हैं ना, हम लेक्चर लेने जा रहे हैं क्लास में, तो वही होता है, लेक्चर में हम अपना सब्जेक्ट का पढ़ते हैं, उस टाइम पे उपनिषद होते थे। उपनिषद बेसिकली जो टीचर्स होते थे, जो गुरु होते थे, वो अपने शिष्य को पढ़ाया करते थे किस बारे में, लाइफ के बारे में, ठीक है, और नेचर के बारे में, इन सब के बारे में पढ़ाते थे। तो और ये जो उपनिषद है, ये व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद, ठीक है, ये हमारे इंडिया के अलावा और कहीं भी नहीं है। तो वी शुड बी प्राउड टू द कंट्री। नाउ दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स। ये सनी गोल्डन लैंड हम बोलते हैं ना, हम मतलब सोने की धरती है, ऐसी हमारी इतनी ऑस्पिशियस लैंड है इंडिया की। तो ये जो सनी गोल्डन लैंड है, सनी का मतलब बेसिकली यहाँ पे बहुत ज्यादा खेती होती रहती है, ठीक है, सूरज की जो ब्राइटनेस है वो डायरेक्ट इंडिया पे मतलब लैंड पे पड़ती है। और गोल्डन इसलिए कह रहे हैं हम उसे क्योंकि ये बहुत मतलब इस एग्रीकल्चर वाइज कितनी ज्यादा फर्टाइल है, इसलिए हम कह रहे हैं। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। पियरलेस का मतलब अभी हमने समझा था अनमैचेबल, ठीक है, जो इंडिया की जो धरती है, ठीक है, वो कितनी मतलब उसमें इतनी ज्यादा फर्टिलिटी है कि उसकी मतलब उसको कोई मैच नहीं कर सकता। वो
किसी के साथ मतलब अनमैचेबल है, किसी के साथ कंपेयर नहीं करे जा सकता, उसकी क्वालिटीज ऐसी हैं वो। तो लेट्स प्रेजर यानी कि हमें उसकी तारीफ करनी चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हेयर, मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। देखो सेंटिफाइड अभी हमने पढ़ा था। तो गैलेंट वॉरियर्स यानी कि ब्रेव, बहुत सारे वॉरियर्स जो हैं वो हमारी धरती में हुए हैं, हमारी धरती माता जो इंडिया है उसके लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करा है। जैसे कि कुछ वॉरियर जैसे कि मंगल पांडे, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। इतने जब आप इनकी कहानियां पढ़ेंगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये रियलिटी में एग्जिस्ट करते थे। इतना ज्यादा इन्होंने ब्रेवरी और करेज दिखाया है टुवर्ड्स द कंट्री। तो लाइक दिस इज सुपीरियर। ओके, सेकेंडली मैनी अ सेज हैज सेंटिफाइड दिस लैंड। ठीक है, वही अभी हमने पढ़ा था, सेज यानी साधु महात्मा, सेंटिफाइड यानी प्योरीफाई करना। तो बहुत सारे साधु महात्मा जो हैं, टीचर्स हैं, जो गुरु हैं, उन्होंने अपनी एनर्जी और अपनी जितनी भी टीचिंग्स हैं, अपनी नॉलेज लगा के इस हमारी जो पूरी कंट्री है उसे प्योरीफाई करा है, उसे बेसिकली ऐसा गोल्डन लैंड बना दिया है उसे। नाउ the divinest music has been heard here all auspicious things are found। divinest music का मतलब है बेसिकली, हम सिर्फ यहाँ म्यूजिक की बात नहीं कर रहे, जो भी इंडिया का कल्चर ट्रेडिशन है, इधर इट इज फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, फूड, लैंग्वेज, सबकी बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे है। डिवाइनेस्ट यानी कि एकदम जो मतलब अगर हम उस म्यूजिक अगर हम सुने, डांस अगर हम देखें, कल्चर अगर हम फॉलो करें तो हम उसकी भक्ति में बिल्कुल खो जाएंगे। ऐसी क्वालिटीज जो हैं वो इंडिया में है। एंड हेयर ऑल ऑस्पिशियस थिंग्स आर फाउंड, और ऑस्पिशियस यानी जितनी भी पवित्र चीजें हैं वो यहाँ पे पाई जाती हैं। नेचर वाइज पवित्र, कल्चर वाइज पवित्र, ठीक है, वो सब यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ऐसे देखो ये सेज हैं जैसे कि, और ये देखो हिमालय है। नाउ मूविंग ऑन, हेयर ब्रह्मा नॉलेज हैज टेकन रूट। ब्रह्म नॉलेज यानी कि जो भी नॉलेज होती है, वही जो उपनिषद में दी जाती है नॉलेज, जो एंशियंट नॉलेज होती है ना, जो लाइफ के बारे में, टीचिंग के बारे में, जो हमारा मेडिकल है उसके बारे में, जितनी भी फिजिकल नॉलेज है, वो सारी नॉलेज हैज टेकन रूट का मतलब है यहीं से ही जन्मी है। कहाँ से? हमारी ऑस्पिशियस लैंड से जन्मी है। एंड द बुद्धा प्रीच्ड हिज धमा हेयर। बुद्धा आप सब जानते हैं बुद्ध भगवान को। प्रीच्ड हिज धमा हेयर का मतलब क्या होता है? बेसिकली जब भी आप पढ़ेंगे जो बुद्ध धर्म है या जैन धर्म है, अगर आप उसे पढ़ेंगे ना तो उसमें ना कुछ अगर आप उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे बेसिकली, तो उनमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनका स्पेसिफिकली सिर्फ उसी लैंग्वेज या उस धर्म में ही मीनिंग होता है। तो जब बुद्धा अपनी जो शिक्षा देते हैं ना, उस शिक्षा को हम धमा बोलते हैं। वो ठीक है, उसमें हम अगर आप डीप जाएंगे तो मतलब पता है उसमें कि जो बुद्धा जी जो भी टीचिंग्स देते थे अपनी लाइफ के बारे में, उसको हम बोलते हैं धमा। ठीक है, तो ये कितनी ऑस्पिशियस कंट्री है कि यहाँ पे बुद्धा जी ने इस कंट्री में अपना धमा दिया, बेसिकली इस कंट्री में लोगों को टीचिंग्स दी। ठीक है, सोमनाथ आप सब जानते होंगे, और भी बहुत सारी जगह हैं। नाउ ऑफ हॉरी एंटिक्विटी इज भारत। हॉरी एंटिक्विटी का मतलब है कितना एंशियंट टाइम से चला रहा है, आप सोच सकते हैं। मतलब इतनी पुरानी कंट्री है और इतनी ऑस्पिशियस कंट्री है कि नेचर वाइज भी देखो, आप साउथ में देखेंगे तो 3 बड़े बड़े वाटर बॉडीज, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। ठीक है, आप साउथ में अगर हमारे कंट्री का मैप देखें तो अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशियन। ठीक है, तो ये एक पेनिनसुलर रीजन बनाते हैं। अगर हम नॉर्थ में जाएंगे तो हमें हिमालयाज देखने को मिलते हैं। अगर हम इधर देखेंगे तो जो हमारा वेस्ट साइड है उधर हमें अरावली रेंजेस देखने को मिलती है और डेजर्ट देखने को मिलता है। दूसरा, अगर हम ईस्ट में जाएंगे तो हमें 7 सिस्टर्स देखने को मिलती हैं, और वहीं से ही ब्रह्मपुत्र नदी भी आती है। और जो सेंटर का पार्ट है वहां पे गंगा रिवर बहती है, यमुना फिर उसे आके मर्ज करती है, और इधर भी थोड़ी बहुत रिवर्स बहती हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। सेंटर में मध्य प्रदेश है जो कि फॉरेस्ट के लिए बहुत रिच है। तो बेसिकली हमें एक ही
कंट्री में हर तरीके की क्लाइमेटिक कंडीशन, हर तरीके का नेचर, हर तरीके की फिजिकल फीचर्स एक्सपीरियंस करने का मौका मिलता है। और दूसरी बात, ये इतनी पुरानी है कि यहाँ पे सेज, वॉरियर्स, करेजियस लीडर्स सब आए। इवन जो गौतम बुद्ध हैं वो भी आए, उन्होंने भी अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है। और भी बहुत सारे, अगर आप बहुत ज्यादा पुराने टाइम में जाएंगे तो आपने महाभारत, रामायण, इनके बारे में भी सुना होगा। ऑब्वियसली बात है, वो भी इंडिया की ही हैं। तो आप एक बार अगर आप कभी भी सोचेंगे ना कि हम अभी के टाइम में बहुत ज्यादा कंट्री को ऐसा सोचते हैं, स्पेशली आपके जो एज के लोग हैं या जो आपसे छोटे लोग हैं, मतलब एज में छोटे लोग हैं, वो अभी ये सोचते हैं कि नहीं, अभी एजुकेशन सिस्टम और ये सब बहुत ज्यादा बेकार है, तो हम भी आउट ऑफ इंडिया जाके, बेसिकली अब्रॉड जाके पढ़ाई वगैरह करेंगे, विच इज अ गुड थिंग। पर हमारे इंडिया को क्रिटिसाइज करके बाहर जाने की पढ़ाई करना या जॉब करना इज अ वेरी रॉन्ग थिंग। क्योंकि आप इंडियन होके अगर आप इंडिया की क्वालिटीज के बारे में ध्यान नहीं रख पाएंगे, इंडिया को अपना तन मन धन नहीं दे पाएंगे ना, बेसिकली मतलब उसको एज अ भगवान की तरह ट्रीट नहीं करेंगे आप, अगर हमारी मदरलैंड को, हमारी कंट्री को, तो वो चीज जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना इंडिया से, वो कभी आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि आपको भी वही ट्रीटमेंट इंडिया को देना पड़ेगा। आप अगर एक प्लास्टिक की बोतल भी रोड पे फेंकते हैं तो वो भी आपका कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स डिग्रेडिंग इंडिया, समझ रहे हैं आप। अगर आप कचरा भी रोड पे फेंक रहे हैं, पर फिर आप लोग बोलते हैं कि एक के फेंकने से क्या होगा, तो बच्चे एक 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 करके ही तो वो फेंके जा रहा है, तभी तो हमारे पास हीप बन गया है कचरे का, ठीक है। और रिवर्स इतनी पॉल्यूट हो रही हैं, रोड्स इतने पॉल्यूट हो रहे हैं, जितने भी नेचुरल जो हमारे जो नेचुरली हमें गॉड गिफ्टेड हैं, वो चीजें भी हम डिग्रेड करने में लगे हुए हैं। तो यू शुड गिव योर कंट्री समथिंग, तभी वो आपको रिवर्ट कर पाएगी, तभी नेचर आपको दोबारा से आपको कुछ दे पाएगा। तो थोड़ा सा अगर आपको लग रहा है कि हम ज्यादा बोल चुके हैं तो प्लीज, पर आप अगर हमारी इतनी सी बात पे ध्यान देंगे ना तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। तो लास्ट में ये किसने लिखा है? सुब्रमण्य भारती ने। भारती जी इसके पोएट हैं, इस पोम के पोएट हैं। समझ आ गया? जो आगे के क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर से लाएंगे, डोंट वरी। और आप ये देख पा रहे होंगे कि जो आगे के क्वेश्चंस हैं ना, बहुत ज्यादा इस बार दिए गए हैं, पर ये आप ये मत समझिए कि बहुत ज्यादा दिए गए हैं। देखिए, इसी में ही हमने बहुत सारा इंग्लिश ग्रामर भी इंक्लूड कर दिया, जो टेक्स्ट से रिलेटेड नॉलेज है वो भी इसी में इंक्लूड करी है इस बार, और जो इंग्लिश मतलब जो राइटिंग होती है ना, लेटर राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, वो भी इसी में इंक्लूड करती है। तो इसलिए आप बहुत ज्यादा मत समझिए, आप ये समझिए कि अगर आपने क्वेश्चन के पीछे वाली एक्सरसाइज कर ली तो बेसिकली यू आर गुड टू गो, अगर आपको सब कुछ आ गया। ओके, तो ये हम करेंगे, प्लीज आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हम जरूर से करवाएंगे। अभी ये चैप्टर हो गया, जो अब इसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आए हैं जो हमारे थोड़ा सा हमें न्यू लगे हैं, तो हम एक बार उन्हें पढ़ लेते हैं। हमने थोड़े अलग नोट डाउन करे हुए हैं। तो देखो, सबसे पहला उपनिषद का मतलब क्या था? एंशियंट इंडियन स्पिरिचुअल बुक्स, ठीक है। जितनी भी पुराने टाइम में हमें स्पिरिचुअल बुक्स जितनी भी होती हैं, जिनसे हम टीचिंग्स लेते थे, उन्हें ही हम क्या बोल देते हैं? उपनिषद बोल देते हैं। सेकेंड, स्क्रिप्चर्स। स्क्रिप्चर्स भी क्या होते हैं? हॉली रिलीजियस बुक्स होती हैं, उन्हें हम स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। पियरलेस का मतलब क्या होता है? अनमैचेबल। गैलेंट का मतलब क्या होता है? ब्रेव और करेजियस। आया था गैलेंट करेजियस लोग आए थे, ठीक है। तो उसमें हमारी आप यहाँ पे जो वर्ड्स पढ़ रहे हैं वो हम पोम में पढ़ चुके हैं। तो गैलेंट का मतलब होता है ब्रेव और करेजियस। सेंटिफाइड का मतलब हमने बता दिया, किसी चीज को हॉली और सैक्रेड बनाना, बेसिकली पायस कर देना, उस चीज को पवित्र कर देना और बिल्कुल स्पिरिचुअल कर देना उसको, जो कि किसने करा था? सेज। जितने भी इंडिया में जितने भी सेज आए थे उन्होंने करा था, जिन्होंने यहाँ पे बर्थ लिया है उन्होंने किया था, अपनी एनर्जी लगा के, अपनी टीचिंग्स नॉलेज को सबको सेक्रीफाइस करके। ओके, धमा क्या होता है? टीचिंग्स ऑफ गौतम बुद्ध। जितनी भी गौतम बुद्ध की टीचिंग्स होती है उन्हें हम उस जो इनकी टर्म्स में हम क्या बोलते हैं? धमा बोलते हैं। गौतम बुद्ध की टीचिंग्स को ही हम क्या बोलते हैं? धमा बोलते हैं। सो बच्चे, दिस इज इट फ्रॉम माई साइड। ये आपकी जो पोम है, फर्स्ट चैप्टर की जो कॉरेस्पॉन्डिंग फर्स्ट पोम है, वो कंप्लीट हो चुकी है।
तो अगर आपको पोम अच्छी लगी हो तो प्लीज, और एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो टेक्स्ट होता है ना उसे हम पढ़ लेते हैं, पर जो पोम होती है उसमें लिटररी डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका बहुत ज्यादा डीप मीनिंग होता है, तो वो हम समझने में थोड़ा सा मुश्किल करते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो का मतलब एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोग अभी क्या है ना, बुक्स आई होंगी तो मतलब स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होगी चीजों को ढूंढने में, कंटेंट ढूंढने में। तो आप, अगर आपको कोई अच्छा कंटेंट मिल जाए ईदर दिस चैनल और एनीथिंग एल्स, तो आप शेयर कर दिया करिए। आप ये वीडियो भी उनसे शेयर कर सकते हैं, और 9th क्लास के और भी वीडियोस हम बनाते हैं। दूसरा, प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि एक एक वीडियो को बनाने में भी बहुत बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एफर्ट लगता है बच्चे। और अगर आपको इस चैनल में थोड़ा मतलब इस एक्सप्लेनेशन में कुछ भी चीज अच्छी लगे तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सब्सक्राइब करने से ये भी है कि हम 9th क्लास का और भी कंटेंट लाएंगे, तो उससे आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट हो जाएगा, आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा, ठीक है। तो और आपको ज्यादा ढूंढने की, एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है। पता चले आपने आधा साल, कुछ टाइम तो वैसे ही बुक्स लेट आई है, आधा साल आपने चीजों को ढूंढने में ही निकाल दिया, तो आपके पास फिर ज्यादा टाइम नहीं बचेगा। अभी से ही कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करते चलिए। सो दिस इज फ्रॉम माई साइड। आप एक बार पोम को जरूर से रीड कर लेना। अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप इंटरनेट से सॉफ्ट कॉपी से पर एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और जब तक एनसीईआरटी के क्वेश्चंस के वीडियो आए तब तक आप खुद से एक बार ट्राई करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। चाहे आप लिखिए मत, पर ओरली उन्हें ट्राई करिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, ठीक है। अभी के लिए तो इतना ही। आप हंसते रहिए, खेलते रहिए, घर में रहिए, पेरेंट्स के साथ रहिए। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। Till then, take care and bye bye.